हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एकदम तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं सामाजिक विज्ञान का 2026 बोर्ड एग्ज़ाम का ऐसा वायरल पेपर, कह सकते हो ऐसा मॉडल पेपर जिसके हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे रहा है 801 एचजे कोड का, ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग इस पूरी वीडियो को ठीक है शुरू से लगा करके एकदम एंड तक देखोगे ना, आपको सामाजिक विज्ञान में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे जो क्वेश्चन आपके 2022, 2023 और 2024 और 2025 में बराबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यह पेपर आपके सामाजिक विज्ञान का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है भाई। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में अनुक्रमांक दे रखा होगा, वहाँ आपको अपना अनुक्रमांक डाल देना है। इसके बाद आपको अपना नाम नीचे डाल देना है कि आपका जो भी नेम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप डाल देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये जो पेपर होता है ना, ये आपके परीक्षा में भाई 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा समाप्त करना है। ठीक है, यानी 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आपको अपना पूरा पेपर समाप्त कर देना है और 70 अंक का ये पूरा पेपर आपके परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इसके आगे की चीज़ों की, ठीक है, तो इसमें 15 मिनट जो आपको मिलेंगे स्टूडेंट, इसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में ये दे रखा है ना, ये क्वेश्चन पेपर, इसके हर एक क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है कि भैया इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हमें आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस मतलब वो सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में कर लेनी है। हर एक चीज़ क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जानकारी है, सारी 15 मिनट में आपको कर लेनी है स्टार्टिंग के, और इसके बाद बचे हुए 3 घंटे में आपको अपना पेपर पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए, ये कुछ बेसिक निर्देश दे रखे हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको जब अभी पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, तो आगे चलिए बात करते हैं इसके हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपका जो पहला आता है ना खंड, पहला खंड, ठीक है भाई, सबसे पहला खंड आता है बहुविकल्पीय प्रश्नों का। जो हमारा खंड आ आता है ना, इसमें हमारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करेंगे। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आपका पूछा गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ, ठीक है, पूछा क्या गया भाई, पूछा गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह आप लोगों का फ्रांस है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बेहद अच्छे तरीके से माय डियर स्टूडेंट याद कर लोगे। ये क्वेश्चंस आपको 2026 के पेपर में 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, 2nd नंबर क्वेश्चन कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ठीक है, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, MCQ का हर क्वेश्चन 1 नंबर का आता है भाई। तो प्रश्न पूछा गया था कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ठीक है, तो भाई आपको सही ऑप्शन लगा लेना है जर्मनी। ठीक है, नेपोलियन का संबंध किससे था, जर्मनी से। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो क्वेश्चन आपके हैं ना, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तो होता क्या है कि जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना 1 से लगा करके टोटल 5 तक, स्टार्टिंग के 1 से लगाकर क्वेश्चन 5 तक जो पूछे जाते हैं, ये आपके इतिहास के क्वेश्चन होते हैं। किसके, इतिहास के, यानी हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं भाई, इतिहास के कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो एक बार फिर से कह रहा हूँ भाई, सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में यह किसका कथन है। ये किसका कथन है, कौन सा कथन, तो कथन है कि जब फ्रांस सीखता नहीं होगा, यहाँ छींकता कर लीजिए। ठीक है, छींकता। ठीक है, तो जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये कथन किसने कहा था कि भाई जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये किसका कथन था। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये कथन था मैटरनिक का।
किसने कहा था भैया? ये मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एकदम रट लीजिए। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो सारे करवा दूंगा। ठीक है भाई, बस आपको तैयार कर लेना है। चौथा क्वेश्चन देखिए कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको बताना है जो हिंद स्वराज जो पुस्तक थी ये किसने लिखी थी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक की भाई, तो यहां पर देखिए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था। ठीक है, यानी यही इसके असली लेखक थे। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जो चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना घटी थी वो कब घटी थी। तो देखो इसका आंसर मैं आपको यही बता रहा हूँ। देखो समझो, आपकी जो चौरी चौरा में घटना घटी थी ना, ये आपकी घटी थी 5 फरवरी। ठीक है, 5 फरवरी 1922 में घटी थी। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो चौरी चौरा की घटना थी ये भाई घटी थी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि चौरी चौरा की जो घटना थी वो 5 फरवरी वर्ष 1922 ईस्वी को घटी थी। हर एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और आपको सबसे अच्छे नंबर आपके आएँ। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यानी 5 फरवरी 1922 आपका पहला ऑप्शन ये दे रखा है, इसको आप टिक लगा लेंगे। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके होंगे भूगोल के, जियोग्राफी के। ठीक है, क्योंकि 1 से लगा करके 5 तक, ठीक है, 1 से लगा करके 5 तक जितने भी आपने क्वेश्चंस देखे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इतिहास के थे। ठीक हो गया। अब देखिए 6 से लगा करके जितने भी क्वेश्चंस आप 10 तक देखेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके होंगे किसके? वो होंगे जियोग्राफी के, यानी भूगोल के। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो अगर मैं बात करता हूँ सीढ़ीदार खेती की और किस प्रांत में की जाती है, तो भैया उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इसको तैयार करके जरूर चले जाना भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कपास की खेती के लिए निम्न में कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। यानी भैया आपको यहाँ पर यह बताना है कि कपास, ठीक है, जो देखिए कपास होता है ना, कपास, इसकी खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी होती सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो देखिए आप लोगों की जो कह सकते हो, एक मिनट, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश के मैदान। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सीढ़ीदार खेती कहाँ पर की जाती है, तो उत्तराखंड में तो की ही जाती है, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी की जाती है। याद आ गया मुझको, तो मध्य प्रदेश अगर ऑप्शन में आए तो आप मध्य प्रदेश को भी लगा लेंगे। ठीक है, वैसे तो उत्तराखंड हर बार ऑप्शन आता है, लेकिन यदि मध्य प्रदेश आता है तो उसको भी आप सही लगाएंगे। अगर उत्तराखंड नहीं आता है, मध्य प्रदेश आता है, तो आप मध्य प्रदेश को सही लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कपास की खेती के लिए निम्न में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है, तो आपको पता होना चाहिए भैया, जो हमारी कह सकते हो कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है, ठीक है, कौन सी मिट्टी हमारी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो ये हमारी सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है किसके लिए? कपास की खेती के लिए। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 8 आप नोट करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है। यानी अगर मैं बात करता हूँ तांबा की, तो पूछ रहा है कि तांबा, जो हमारा ये तांबा होता है, इसका सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ तांबे की, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल सही जो ऑप्शन हो जाएगा ना, वो आप लोगों का मेरे हिसाब से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को आप लोग बिल्कुल सही लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं सभी स्टूडेंट।
9 को देखिए, और हर एक क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आता है, यानी इनमें से जो भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता है, उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कहाँ पर देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, हर एक स्टूडेंट कमेंट करेगा, मुझे पता चलेगा ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो पढ़ने में सबसे उज्जवल है, ठीक है, सबसे मेहनती है, तो बताएगा कमेंट करके वो विद्यार्थी। ठीक है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, तो भारत का अधिकांश जो विदेशी व्यापार होता है वो कहाँ से होता है, आपको यह बताना है। तो अगर मैं बात करता हूँ अधिकांश विदेशी व्यापार की, तो देखिए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सड़क मार्ग, यानी सड़क मार्ग से अधिकांश विदेशी व्यापार किया जाता है, तो आप बिल्कुल सड़क मार्ग को सही लगा लेंगे। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न नंबर 10 को नोट करेंगे। सभी स्टूडेंट 10 नंबर नोट करेंगे, बताएंगे इसका आंसर कि निम्न में कौन सी एक फलीदार फसल है। तो फलीदार किसकी बात पूछी जा रही है भाई, यहाँ पर पूछी जा रही है फलीदार फसल के बारे में। किसके बारे में, तो भैया हमारी जो फलीदार फसल है ना, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए फलीदार फसल की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए आपकी जो दाल होती है ना, दाल, ठीक है, दाल, तो दाल आपकी जो होती है फलीदार फसल होती है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डालें काट के यहाँ पर दाल कर लो, ठीक है, दाल, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, और यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चन आपने देखे ना, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आपने 6 से लगा करके, जितने भी क्वेश्चन यहाँ 6 से लगाकर आपने 10 तक देखे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछे गए थे माय डियर, ये सारे के सारे आपके भूगोल के क्वेश्चन थे। ठीक है, भूगोल के ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको सीधा 2026 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नोट कर लेना इन सारे क्वेश्चंस को, और बोर्ड एग्जाम से पहले रट के चले जाना भैया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। अब देखिए 11 के जो लगाकर से लगाकर जो 15 तक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नागरिक शास्त्र से। ठीक है, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 11 से लगाकर 15 तक, सारे के सारे भैया नागरिक शास्त्र के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ कि लिखित संविधान, ठीक है, जो हमारा लिखित संविधान है ना, ये भारत में कब लागू हुआ। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भैया जो लिखित संविधान है भारत में कब लागू हुआ था। तो सभी को याद रख लेना है कि 26 जनवरी जो हमारी तारीख थी ना, कौन सी तारीख, 26 जनवरी, इस दिन हमारा जो लिखित संविधान है ना, ये भारत में कहाँ पर लागू हुआ था। 26 जनवरी को हमारा लिखित संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलिए इस तरीके से देखिए यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चन है आप लोग नोट कर लीजिए भैया। आगे के क्वेश्चन अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट अपनी नज़रों को डालेंगे और 12वां क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे भाई। तो अगर मैं बात करता हूँ 12 नंबर क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संधि नहीं होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपका संघ होगा, संघीय राज्य, संघीय। ठीक है, तो किसकी बात की जा रही, संघी की। तो निम्नलिखित में से कौन सा संघी राज्य नहीं है, तो आपको यह बताना है इन 4 ऑप्शन में से संघी राज्य कौन सा नहीं है। तो आप सभी को एक चीज़ पता होनी चाहिए, दिल्ली और जम्मू कश्मीर हमारे संघीय राज्य, केवल जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो हमारा है ये हमारा संघीय राज्य नहीं है। इस बात को आपको याद कर लेना है, एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि प्रश्न आपको वेरी इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 2026 में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको यह बताना है कि संघात्मक शासन की व्यवस्था कौन सी नहीं है। ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करता हूँ सही ऑप्शन की, तो जो शक्तियों का केंद्रीकरण है ना, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण, तो ये जो व्यवस्था होती है ना, शक्तियों का केंद्रीकरण, ये जो विशेषता होती है, विशेषता की बात की जा रही है ना, तो ये जो विशेषता होती है ना, ये संघात्मक शासन व्यवस्था से रिलेटेड विशेषता नहीं है। बाकी आपकी शक्तियों का वितरण, सर्वोच्च न्यायपालिका, कठोर संविधान, ये तीनों के तीनों भैया संघात्मक शासन व्यवस्था से रिलेटेड हैं, यानी इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन शक्तियों का केंद्रीकरण की अगर मैं बात करता हूँ तो संघात्मक शासन से ये जुड़े नहीं हुए हैं। ठीक है भाई, तो याद कर लेना भैया इस विशेषता को, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए
अगला प्रश्न नंबर नोट करेंगे 14 नंबर, और सारे के सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना भाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। प्रश्न 20 हैं केवल इस मॉडल पेपर में बहुविकल्पी, और 20 में कम से कम 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो आप सभी को ये पता होगा भाई, जो हमारा समाजवादी पार्टी होता है ना, समाजवादी पार्टी, ये हमारी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। जो लोग पॉलिटिक्स से यानी जो लोग राजनीति से जुड़े होते हैं, चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, उन लोगों को इसका राइट ऑप्शन पता होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को नोट करेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भारत में, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, भारत की। तो भारत में जो पंचायती राज था ना, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, आपको यह बताना है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, और अगर आपको नहीं पता तो याद कर लीजिए 1922 यानी 1922 ईस्वी थी ना, इस ईस्वी में क्या था कि भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न नंबर 16 नोट करेंगे सभी स्टूडेंट। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम है ना, निम्नलिखित में किस वर्ष में लागू किया गया, यानी निम्नलिखित किस वर्ष लागू किया गया था, आपको यह बताना है। तो रोजगार, फिर से ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा था जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इस पूरे को याद कर लो। आपको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये किस वर्ष में लागू किया गया था। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ ये किस वर्ष में, तो वर्ष 2004 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। ठीक है, नोट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे भाई सभी लोग, और अच्छे से एकदम इसको क्या कह लो, अच्छे से रिवीजन करना है इसका। ठीक है, क्वेश्चन का। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बताना भूल गया, कि अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन 16 से लगाकर आपको 20 तक देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अर्थशास्त्र के होंगे। किसके, अर्थशास्त्र के। स्टार्टिंग में हमने इतिहास डिस्कस की, फिर हमने भूगोल डिस्कस की, फिर हमने नागरिक शास्त्र डिस्कस की, फिर हमने अब हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थशास्त्र। तो 4 भाग से रिलेटेड आपके पूरे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, वो चाहे बहुविकल्पी हों या फिर आपके लघुत्तरीय हों। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना भाई। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहाँ जाता है। तो अधिकांश यानी एक वस्तु का अधिकांश जो प्राकृतिक प्रक्रिया का उत्पादन होता है वो कहाँ जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ कहाँ पर जाता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है, यानी जो मुद्रा होती है इसका निगमन किसके द्वारा किया जाता है, यानी इसको किस चीज़ के द्वारा, यानी मुद्रा को बनाने वाला कौन है। तो मुद्रा यानी जो हमारे भारत की मुद्रा है ना, रुपया जिसको बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रुपया। तो रुपया को बनाने वाला कौन है। तो रुपया को अगर मैं बताऊं कौन बनाता है, तो रुपया को हमारी आरबीआई बैंक बनाती है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई हमारी मुद्रा को बनाती है। तो ऑप्शन देखोगे ना, तो ऑप्शन आपको दिखाते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट आप लोग ऑप्शन बताने का प्रयास करेंगे सारे लोग, कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो भैया रिजर्व बैंक ऑफ, यानी कि जो रिजर्व बैंक है हमारी, ये ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल यही ऑप्शन अभी मैंने आपको बताया था, आरबीआई, और यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर बिल्कुल सही कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को सभी स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। तो अगर मैं बात करता हूँ कि उपभोक्ता सुरक्षा जो अधिनियम है ना, ये कब बना था, तो देखिए ये आप लोगों का बना था वर्ष मेरे हिसाब से जहाँ तक 1922 में बना था हमारे हिसाब से। ठीक है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था, 1986 में। भी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन 1986 है। ठीक है, तो 1986 यानी 1986 में हमारा जो है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना था। तो नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को और अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट नोट करेंगे कि कौन सा दिन, यानी कौन से दिन
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब देखिए यहाँ पर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पूछा गया था, यहाँ पर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपको नोट कर लेना है कि 24 दिसंबर, किसको? 24 दिसंबर को हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए थे ना, उन सभी को कंग्रेचुलेसन भाई, क्योंकि आपको ये जो 20 प्रश्न मिले हैं ना, इन 20 प्रश्नों को आपको पेपर से पहले एकदम किसी नोट्स में लिख लेना है। ठीक है, आपको नोट से एक अलग से बना लेनी है, और उन नोट्स में आपको जितने भी मैं मॉडल पेपर कराता हूँ, मतलब सामाजिक विज्ञान के जितने भी मैं मॉडल पेपर करा दूँ, मतलब मिनिमम 10 कराऊंगा, और 10 में आपके पूरे 70 में 70 आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है भैया, 20 नंबर, यानी 20 अगर आप 20 नंबर लेना चाहते हो तो जितने भी मैं मॉडल पेपर कराता हूँ उनके सभी क्वेश्चंस आपको अपने नोट्स में एकदम नोट कर लेने हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को आपको पेपर से पहले पढ़ के चले जाना है, और 20 में 20 नंबर आपको आ जाएंगे, यानी आपके 20 में 20 नंबर पूरे आ जाएंगे। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं और बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो आगे आप लोग देखिए कि यहाँ पर हमारे वर्णनात्मक प्रश्न, यानी अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, किसकी? डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 50 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 50 नंबर के। तो कैसे आपको 50 में 50 नंबर लाने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले देखिए लघुत्तरी प्रश्नों की बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने कितने नंबर के? 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के आते हैं और 80 शब्दों में लिखना पड़ता है इनका आंसर। यानी अगर मैं बात करता हूं तो एक पेज में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक पेज में आपको इनके आंसर लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि मुद्रण क्रांति क्या है, कि भैया मुद्रण क्रांति क्या है, इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, 4 नंबर में ये हर साल आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो और बोर्ड एग्जाम से पहले रट के चले जाना। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद आगे तैयार करोगे 19वीं सदी में प्रशासन के विभिन्न पहलू क्या थे। तो 19वीं सदी में जो प्रशासन था उसके विभिन्न पहलू क्या थे, किन्हीं 3 का आपको उल्लेख करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है, तो इसको भी नोट कर लो और बोर्ड एग्जाम से पहले तैयार करके रट के चले जाओ भाई। चलो अगले क्वेश्चन नोट करो, अगला क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो भाई। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके थे हिस्ट्री यानी इतिहास के। ठीक है, ये इतिहास के क्वेश्चंस थे, और यहाँ पर ये जो 2 क्वेश्चंस आपको दिख रहा है ना, ये दोनों क्वेश्चंस ये आपके हैं भाई किसके? भूगोल के। ये दोनों क्वेश्चंस आपके किसके हैं? भूगोल के। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो देखो सबसे पहला दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है कि लेटराइट मृदा और काली मृदा में अंतर आपको बताना है। यानी लेटराइट मृदा और काली मृदा क्या है, इसके बारे में आपको कम से कम 4 अंतर देने हैं। मतलब एक पन्ने में आपको पूरा आंसर खींच देना है, कैसे भी करके कम से कम 4 अंतर तो देना ही देना, वरना 1 नंबर कट जाएगा अगर 3 लिखोगे तो। ठीक है, तो 4 मिनिमम और मैक्सिमम बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, कितने भी लिख देना। ठीक है भाई, इसके बाद संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन हेतु 4 उपाय समझाइए। देखो भाई 4 नंबर में पूछा जाने वाला ये हमारा दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भूगोल के ये दोनों क्वेश्चंस, ठीक है, भूगोल की जो दोनों क्वेश्चंस हैं आपको बोर्ड एग्जाम से पहले एकदम रट के चले जाने हैं, और यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करता हूं तो आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको फटाक से नोट कर लेना है एकदम, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में इस बार पूछा जाने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है। आपको यह बताना है कि सामाजिक भेदभाव से आप क्या समझते हो, मतलब कि इसके बारे में आपको कम से कम 5 लाइनें लिख देनी हैं। इसके बाद इसके कारण आपको बताने हैं कि इसके क्या कारण थे, सामाजिक भेदभाव के कारण आपको लिख देना है, उसके अंदर चीज़ आपको बना बना करके लिख देनी है।
इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी लिखने हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा जाएगा। और अगर आपको देखिए होता क्या कि पेपर में अथवा में 2 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से पेपर में आपको केवल 1 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो अथवा इसीलिए लगा होता है क्योंकि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप पेपर में करके आएंगे। लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन अभी के लिए दोनों तैयार करने हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आप ये भी तैयार करिए और अथवा में जितने क्वेश्चन मैंने आगे बता रखे हैं ना, उन दोनों को आपको तैयार करना है। लिखना पेपर में केवल आपको एक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं अथवा में, अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। और ये दोनों क्वेश्चन आपके थे नागरिक शास्त्र के, ठीक है। किसके? नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट नागरिक शास्त्र के दोनों क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम से पहले तैयार करके जरूर जाएंगे। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तृतीय क्षेत्र क्या होता है, यानी जो तृतीय क्षेत्रक होता है ये क्या होता है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, ठीक है। यानी तृतीय क्षेत्रक में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं और उन सभी चीज़ों को आपको, मतलब वो जो चीज़ें होती हैं उन सभी की आपको विशेषताएं बतानी है। हर एक चीज़ की आपको विशेषता बतानी है जो तृतीय क्षेत्र से चीज़ संबंधित होती है। तो नोट कर लेंगे 4 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये दोनों ही क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं तो अर्थशास्त्र के हैं आपके, तो ये दोनों ही क्वेश्चन किसके हैं? अर्थशास्त्र के हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा प्रश्न हम लोगों का है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई सुझाव दीजिए। आपको कोई सुझाव देने हैं, 2 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, 5 भी सुझाव दे सकते हो, तो अपने हिसाब से आप देना, क्योंकि 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर इतना मिलेगा और व्यापार को अनुकूल बनाने की कोई 4 सुझाव दे दोगे तो 2 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने बताए, हर एक 4-4 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए, सारे क्वेश्चंस चाहे वो आपके हिस्ट्री यानी इतिहास के हों, जियोग्राफी यानी भूगोल के हों, आपके चाहे नागरिक शास्त्र के हों या फिर आपके अर्थशास्त्र के हों, सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए और आपको बताया भी कि पेपर से पहले इन प्रश्नों को तैयार करके चले जाना। आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। अगर आपको 70 में कम से कम 65 प्लस स्कोर करना है। इसके बाद आगे देखिए, आगे आपका वर्णात्मक सेक्शन दूसरा आता है, ठीक है। और दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा, इसमें हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी भैया ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं, यानी 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। और ये जो वर्णात्मक प्रश्न होते हैं टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में अगर मैं बात करता हूँ तो ये टोटल 24 नंबर के पूछे जाते हैं। और अगर मैं लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करता हूँ, ये जो हमारे लघुत्तरीय प्रश्न थे ये आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 16 नंबर के आते हैं। तो देखिए 24 नंबर आपको कैसे पूरे पक्के करने हैं उसको ज़रा देखिए। तो देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन यानी इस पेपर का, और पहला क्वेश्चन है हमारा वर्णात्मक प्रश्नों का। तो प्रश्न हमारा दे रखा है कि ब्रिटेन वुड्स, जो हमारा ब्रिटेन वुड्स होता है, ये जो समझौता था, इसके कारणों तथा उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। और ब्रिटेन वुड्स ट्विन किसे कहा जाता है, उत्तर में लिखिएगा। 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो कम से कम 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है भैया। यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो कम से कम 2.5 पन्ने, यानी 2 पेज प्लस में आधा पेज और, ठीक है। यानी टोटल 2.5 पन्ने में आपको ये क्वेश्चन करके आना है पेपर की कॉपी में। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कम से कम 2.5 पन्ने में इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। यानी एवरी क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरी के एवरी क्वेश्चन का आंसर आप 2.5 पन्ने में देंगे, ठीक है। अथवा में देखिए क्वेश्चन ये तैयार कर लीजिएगा। और ये वाला क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था और इसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैयार कर लेना भाई, छोड़ के बिल्कुल मत जाना। चलिए अब देखिए यहाँ से ये 2 प्रश्न जो आपके पूछे गए हैं ना, ये आपके दोनों क्वेश्चन अब भूगोल के होंगे, क्योंकि ऊपर वाले जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ये दोनों क्वेश्चन आपके इतिहास के थे और ये वाले दोनों ही क्वेश्चन आपके भूगोल के थे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि जो गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। तो गन्ना सबसे ज़्यादा
कहाँ पर उगाया जाता है, मतलब कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना बोया जाता है, और उसकी जो अनेक भौगोलिक दशाएं होती हैं उनका आपको वर्णन करना है। ठीक है, नोट कर लोगे सभी लोग और अच्छे से तैयार कर लोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करोगे कि भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। इस प्रश्न को नोट कर लो और इसका क्वेश्चन ढूंढ करके तुरंत तैयार कर लो। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन 6-6 नंबर में भूगोल के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं और बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि राजनीतिक जो दल होता है इसका क्या तात्पर्य होता है। यानी भैया राजनीतिक दल से आप क्या समझते हो, इसको कम से कम आपको आधे पन्ने में निपटाना है। इसको आपको कम से कम आधा पन्ने में, ठीक है, आधा पेज में निपटाना है। इसके बाद में या फिर एक पन्ने भी में इसको निपटाना है, क्योंकि आपको कम से कम 2 प्लस आधा यानी 2.5 पन्ने में क्वेश्चन आपको पूरा खींच के ले जाना है। और उसके बाद आप लिखोगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिएगा। 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो शानदार तरीके से तैयार कर लेना भैया। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके ये नागरिक शास्त्र से पूछे गए हैं। ठीक है, कहाँ से? नागरिक शास्त्र से। चलो अगले क्वेश्चन को देखो भाई, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वेद सरकार का गठन करता है। तो 6 नंबर में ये वाला भी क्वेश्चन आया, तो नोट कर लोगे सभी स्टूडेंट भाई। भूगोल नागरिक शास्त्र के दोनों 6-6 नंबर के क्वेश्चंस हैं, नोट कर लो। इसके बाद आखिरी के बचे हुए 2 प्रश्न जो 6-6 नंबर में पूछे गए हैं ना, ये आपके पूछे गए हैं अर्थशास्त्र से। तो ये कहाँ से पूछे गए हैं? ये आपके अर्थशास्त्र से पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का और 8वां क्वेश्चन है पेपर का कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, ठीक है, सहायक कारकों का वर्णन कीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र क्या है, इनके क्षेत्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो दोनों के दोनों प्रश्नों को नोट कर लो भाई लोग, और मतलब मेरे स्टूडेंट्स भाई लोग भी हो आप लोग मेरे छोटे। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो स्टूडेंट्स। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपके अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं बार बार यार कि भैया ये तैयार कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। जो मैं लेकर के आता हूँ उसको बस नोट कर लो केवल, वो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम छपे हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए पेपर में लास्ट क्वेश्चंस जो आता है ना, लास्ट क्वेश्चंस वो आपका पूछा जाता है मानचित्र से। ठीक है, मानचित्र संबंधी प्रश्न। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस होता है ना, ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 10 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। तो बात करते हैं 5 नंबर की। सबसे पहले के जो 5 नंबर आते हैं ना, ये आपके पूछे जाते हैं इतिहास से। ठीक है, और इसके बाद के जो 5 नंबर आते हैं ना, इसके बाद के जो 5 नंबर वो आपके पूछे जाते हैं भूगोल से। कहाँ से माय डियर? वो आपके पूछे जाते हैं भूगोल से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि सबसे पहले 5 नंबर तैयार करने के लिए हमें इतिहास तैयार करनी पड़ेगी, फिर मानचित्र के 5 नंबर और तैयार करने के लिए हमको भूगोल तैयार करनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो पहला 9A नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के, यानी भारत के मानचित्र पर आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2, यानी इन दोनों को अगर हटा लें तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना, बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ है एकदम, कि वह स्थान जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था वो हमारा है लाहौर। क्या है भैया? लाहौर। ठीक है, तो लाहौर हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो 1930 में देखिए आपका जो गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था वो दांडी से किया था। कहाँ पर? दांडी में। तो इस वाली चीज़ को आपको याद रखना है। और ये लाहौर हो गया, ये दांडी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मानचित्र में भरनी पड़ेंगी। कहाँ पर? ये सारी चीज़ें आपको मानचित्र में भरनी पड़ेंगी। मानचित्र कौन सा भाई? भारत का मानचित्र। ठीक है, किसके मानचित्र? भारत के मानचित्र पर।
ठीक है। तो भारत का ये मैंने बना दिया ऐसे ही उल्टा सीधा, हालांकि भारत का मानचित्र बहुत अच्छा होता है, भारत का हमारा देश, ठीक है। तो भारत के मानचित्र पर आपको लाहौर कहाँ पर है वो दर्शाना है, दांडी कहाँ पर आपको वो दर्शाना है, और इसके नाम भी आपको लिखने हैं कि दांडी यहाँ पर है तो यहाँ पर चिन्ह लगा के आपको इस तरीके से दांडी दर्शाना भी है, लिख भी देना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है कि वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, तो सबसे पहले नमक कहाँ बनाया गया था, तो यह भी दांडी हो जाएगा, ठीक है। यानी दांडी में हमारा क्या था, नमक बनाया गया था। फिर चौथा क्वेश्चन है कि गुजरात का वह स्थान, ठीक है, स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो सबसे पहले जो आप लोगों के किसान थे ना, गुजरात के जो किसान थे, कहाँ के, गुजरात के जो किसान थे, उन्होंने सबसे पहले वह स्थान जहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो वह स्थान था खेड़ा, ठीक है। तो खेड़ा कहाँ पर है भारत के मानचित्र में, आपको वो देखना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें आप गूगल से फाइंड कर लोगे कि खेड़ा किस राज्य में है, दांडी किस राज्य में है, लाहौर किस राज्य में है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सारी चीज़ें ढूंढकर भरनी है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, तो आनंद भवन कहाँ स्थित है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट भाई कमेंट करके बताएंगे कि आनंद भवन कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया, पहले का आंसर लाहौर, दूसरे का आंसर दांडी, तीसरे का आंसर दांडी, चौथे का खेड़ा और 5वें का आप कमेंट करोगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मानचित्र पर भरने पड़ेंगे, और आपको एक चीज़ पता करनी पड़ेगी कि राज्य, ठीक है, ये लाहौर किस राज्य में है, दांडी किस राज्य में है, ठीक है, और ये दांडी तो वही हो गया, खेड़ा किस राज्य में है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेंगी कि खेड़ा किस राज्य में है, दांडी किस राज्य में है, लाहौर किस राज्य में है, फिर उस राज्य में आपको पर्टिकुलर लाहौर चिन्ह लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से देखिए इतिहास के 5 नंबर आपके क्लियर हो गए। अब मैं डिस्कस करूंगा 5 नंबर वो भी भूगोल के, ठीक है। तो चलिए मानचित्र में 9B संख्या को देखेंगे, प्रश्न संख्या 9B को, और देखेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, वो भी मानचित्र के। तो यहाँ पर अपनी नज़र डालेंगे सभी स्टूडेंट, और मानचित्र के 5 क्वेश्चंस और पक्के करेंगे जो कि हमारे भूगोल से आते हैं, ठीक है। तो देखेंगे सभी स्टूडेंट भूगोल के मानचित्र, यानी इसमें भी आपको भारत के नक्शे पर क्या करना पड़ता है, चीज़ें दर्शानी पड़ती हैं, ठीक है। तो एक बात आप याद रखना कि ये सारी चीज़ें आपको भारत के नक्शे में दर्शानी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ थोड़ा डिफरेंस होता है, जैसा कि इतिहास में आया था मानचित्र, उससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको चिन्ह दे दिए जाते हैं, हर एक क्वेश्चन के अलग अलग चिन्ह दिए जाते हैं, और आपको उसी तरीके से इन चिन्हों को दर्शाना भी पड़ता है। तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान का राजधानी, यानी राजस्थान की जो राजधानी है, राजधानी जो नगर है, उसको आपको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको भारत के नक्शे पर दर्शाना है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य को आपको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी को आपको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। और चौथा क्वेश्चन है कि चाय उत्पादक एक क्षेत्र जो होता है उसको आपको इस मानचित्र चिन्ह द्वारा आपको मानचित्र के, भारत के मानचित्र में दर्शाना है। और 5वां क्वेश्चन है कि खनिज तेल, जो खनिज तेल होता है, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य आपको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप गूगल से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हालांकि मैं अगली क्लास में ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढ लेना और मानचित्र में एक बार भर जरूर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आज के इस क्लास के अंदर हमने पूरा डिस्कस किया सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण वायरल मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया है तो आप इजीली में 70 नंबर आप ला सकते हो, ठीक है। और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इतिहास से, भूगोल से, नागरिक से, अर्थशास्त्र से, हर जगह से क्वेश्चंस कैसे कैसे किस तरीके से पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।